जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे नेपाल चुनाव में प्रधानमंत्री पद के अहम दावेदार समझे जाने वाले बालन शाह ने चिकन नेक पर भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। दोस्तों, केपी शर्मा ओली के सारे मंसूबे कर दिए फेल, तो वहीं खुली अमेरिका की पोल ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेटों के बाहर सैनिकों की लगी लंबी लंबी कतारें, वहीं ईरान की घेराबंदी के लिए भेजे जर्जर विमान, अपने ही कैसे बुने जाल में फंस गया अमेरिका, वहीं ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हार कर पीएम मोदी से लगानी पड़ गई गुहार, तो वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडा का बड़ा ही सख्त कदम, तहवुर राणा को लेकर बड़ी जानकारी, वहीं क्या बांग्लादेश सार्क पर पाकिस्तान की बोलने लगा भाषा, बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां चिकन नेक पर भारत के लिए नेपाल से बड़ी खुशखबरी। बालन शाह ने चीन के बीआरआई को दिया बड़ा झटका, ओली के मंसूबे कर दिए फेल। जी हां, नेपाल में 5 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल बोले तो बीआरआई के लिए खतरे की घंटी बज गई है। नेपाल चुनाव में प्रधानमंत्री पद के अहम दावेदार समझे जाने वाले बालन शाह ने झापा में नेपाल चीन दोस्ती के प्रतीक अरबों रुपए के इंडस्ट्रियल पार्क को अपने चुनावी घोषणा पत्र से बाहर कर दिया है। यह प्रोजेक्ट चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीआरआई प्रोग्राम का हिस्सा है। इसकी नींव फरवरी 2021 में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रखी थी। ये मेगा प्रोजेक्ट झापा 5 में आता है। ये केपी शर्मा ओली का अपना चुनावी क्षेत्र है, लेकिन इस बार चर्चित चेहरे बालन शाह ने यहाँ ओली के खिलाफ ताल ठोक दी है, जिससे लड़ाई दिलचस्प हो गई है। दोस्तों, सिंगर और रैपर बालन शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता और नेपाल के युवा नेताओं में एक जाना माना चेहरा है। वे काठमांडू के पूर्व मेयर रहे हैं। शाह के ओली के खिलाफ मैदान में उतरने से झापा न केवल नेपाल के अंदर बल्कि बाहर भी चर्चा का केंद्र बन गया है। दमक इंडस्ट्रियल पार्क को चुनावी घोषणा से बाहर करना यह भी बताता है कि नेपाल के चुनाव में चीन विरोध एक अहम मुद्दा बन रहा है। दोस्तों, केपी शर्मा ओली के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है। अगर वाकई में बालन शाह के नेतृत्व में सरकार बनती है तो दिसंबर 2024 में ओली के चीन दौरे पर दोनों देशों ने बीआरआई सहयोग के लिए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें झापा स्थित नेपाल चीन फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क समेत 10 प्रोजेक्ट लिस्ट थे। 4 दिसंबर को फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद जारी बयान में कहा गया कि चीन नेपाल फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क है, जिसे नेपाल और चीन के बीच सच्ची दोस्ती के तौर पर दमक झापा में बनाया जाएगा। इसमें कहा गया था कि पार्क नेपाल में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा और स्थानीय लोगों की इकोनॉमी और रोजी रोटी को बेहतर बनाएगा। दोस्तों, बालन शाह के प्रोजेक्ट को बाहर करने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट के चेयरमैन गोविंदा थापा ने सोमवार को फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखा और कहा कि इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में बात करने का समय आ चुका है। उन्होंने विदेशी ताकतों पर पार्क में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि झापा के कमाल, दमक और गौरदाहा के बड़े क्षेत्र में बनने वाले चीन नेपाल फ्रेंडशिप पार्क के बनने में देरी विदेशी रुकावटों की वजह से हो रही है, न कि नेपाल के अंदर किसी दिक्कत की वजह से। आपको बता दें कि बालन शाह पर भारत समर्थक होने का हमेशा से आरोप लगता रहा है। दोस्तों, ओली की पार्टी के लोग हमेशा से बालन शाह पर भारत का समर्थक होने का आरोप लगाते रहे हैं और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद फिर एक बार ये बात सच हो गई है कि उनके फैसले भारत के समर्थन में रहते हैं। बालन शाह के इस फैसले से, यानी कि चुनावी घोषणा से चीन के अहम प्रोजेक्ट को बाहर कर देने पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू। बालन शाह अवश्य लिखेगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका ने हाल ही में अपने 16 में से 6 E3 सेंट्री अवैक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान यूरोप और मिडल ईस्ट में तैनात किए हैं। इनमें से 2 विमान पहले ही मिडल ईस्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। ये कदम अमेरिका की ईरान पर संभावित हमले की तैयारी को दिखाता है। E3 विमान विशेष रूप से हवा और जमीन की निगरानी और कमांड कंट्रोल का काम करते हैं। अमेरिका के पास E3 विमान पुराने और सीमित संख्या में हैं। अब सिर्फ 16 विमान ही बचे हैं, जो पहले की तुलना में आधे हैं। इनके इंजन और एयरक्राफ्ट पुराने हैं और रख रखाव कठिन है। सभी विमान हर समय मिशन के लिए तैयार नहीं होते। 2024 में इनके मिशन रेडी होने की दर लगभग 55% थी। अगर इंडो पैसिफिक या मिडल ईस्ट में संकट पैदा होता है तो इनकी उपयोगिता पर सवाल उठ सकते हैं। E3 को उड़ता हुआ रडार स्टेशन कहा जाता है। इसके ऊपर एक बड़ा घूमता हुआ रडार रोम है। हालांकि अमेरिका की हाल ही E3 विमानों की तैनाती ये दिखाती है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका अपना आखिरी हथियार या विमान भी इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं कर रहा है। ट्रंप कई हफ्तों से ईरान पर डील के लिए दबाव बना रहा है। ट्रंप के रुख से ये साफ है कि वो ईरान पर फिर से सैन्य दबाव
बढ़ाने या हमले के पक्ष में है। ट्रंप के समर्थन में कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ भी हैं, उन्हें लगता है कि ईरान को कमजोर करना अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इस दिशा को खुद के लिए समस्या बनाने वाला बताते हैं, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष फैल सकता है दोस्तों। लेकिन वहीं जो अगली जानकारी है वो ये है कि ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाजों पर भयंकर हालात देखने को मिले हैं। टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लंबी लंबी लाइनें, कतारें देखने को मिली है दोस्तों। ईरान पर हमले की तैयारी में मिडल ईस्ट पहुंच रहे अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के सामने कई दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि विमान वाहक युद्धपोत पर तैनात करीब 4000 सैनिकों को टॉयलेट की कमी और चोक सीवेज से जूझना पड़ रहा है। इससे उनकी सेहत बिगड़ने लगी है। दुनिया के सबसे खतरनाक यूएस नेवी के हाईटेक और महंगे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में हजारों सैनिकों के सामने शौच का संकट खड़ा हो गया है। हालत यह है कि यूएसएस फोर्ड के चालक दल को शौचालय के लिए 45 मिनट तक लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया इतिहास का यह सबसे महंगा विमान वाहक पोत अपने ही क्रू के लिए बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहा, तो युद्ध कैसे लड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 से अब तक 42 बार शौचालयों की मरम्मत के लिए बाहरी मदद मांगी गई है। 2025 में 32 बार शिकायत की गई। एक ईमेल में 4 दिनों में 205 ब्रेकडाउन दर्ज किए गए हैं। इसके बावजूद भी इस समस्या को अमेरिका ने ट्रंप ने दूर नहीं किया, लेकिन बातें और धमकियां बड़ी लंबी लंबी देने में आगे रहते हैं ट्रंप। लेकिन वहीं दोस्तों ईरान से बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जंगी आहट के बीच ईरान में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें 4 की मौत और परमाणु प्लांट वाले शहर में फैल गया इसका मलबा। दोस्तों ईरान में युद्ध के माहौल के बीच सेना का एक हेलीकॉप्टर इस्फहान प्रांत में क्रैश कर गया। सेना का हेलीकॉप्टर एक फ्रूट होलसेल मार्केट में क्रैश हुआ है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले प्रांत इस्फहान में हेलीकॉप्टर का मलबा फैल गया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि हेलीकॉप्टर ईरानी आर्मी की एविएशन यूनिट का था और यह इस्फहान प्रांत के खौमेनी शाहिर काउंटी के दारचेह शहर के फल और सब्जी मार्केट एरिया में क्रैश हो गया। वहीं दोस्तों ईरान में लगातार प्रदर्शनकारी ईरानी झंडे को जलाते और फाड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ईरानी सेना ने खींच दी रेड लाइन, कह दिया झंडे को जलाया, पैरों तले कुचला तो तुम्हारी खैर नहीं, आंदोलन करो, लेकिन पवित्रता और झंडे को अगर छुआ तो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। 23 फरवरी 2026 को तेहरान की कई यूनिवर्सिटी जैसे अमीर कबीर तेहरान यूनिवर्सिटी और अल जहरा यानी महिला यूनिवर्सिटी में छात्रों ने ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के राष्ट्रीय झंडे को फाड़ा, आग लगाई और पैरों तले कुचला, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। जहां छात्र नारे लगा रहे, कुछ जगहों पर पुराने लायन एंड सन वाले झंडे। अब सरकार का कहना है कि छात्रों को अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसी रेड लाइन है जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। वहीं ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की फंस गई जान मुश्किल में, पीएम मोदी से लगाई गुहार, कहा घर लौटना चाहते हैं पीएम मोदी जी, लेकिन घर कैसे लौटे। जी हां, ईरान में मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बीच वहां पढ़ रहे भारतीय छात्र दुविधा में फंस गए हैं। खासकर जम्मू कश्मीर से आए मेडिकल छात्र मार्च में होने वाली परीक्षाओं के कारण भारत नहीं लौट पा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालयों ने अभी तक परीक्षाएं स्थगित करने की कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में उनके सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो वहीं रुककर परीक्षा दे या भारत लौटकर 1 साल की पढ़ाई जोखिम में डाले। ईरान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल कार्यक्रमों में नामांकित हैं। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी एम्सा ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाया है। संस्था ने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एम्सा ने अपील की है कि भारत सरकार ईरानी अधिकारियों और विश्वविद्यालयों से बातचीत करके परीक्षाएं टालने की संभावनाओं पर विचार करे। ईरान में पढ़ रहे छात्र बिलाल भट्ट ने कहा कि हम घर लौटना चाहते हैं पीएम मोदी जी, हमारे परिवार चिंतित हैं, लेकिन मार्च में परीक्षाएं हैं और स्थगन को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। अगर परीक्षा छूट गई तो पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। एक अन्य छात्र मुसाफिर ने भी यही चिंता जताई। उसने कहा कि उड़ानें अभी चालू है, लेकिन हालात कब बदल जाएं इसकी अनिश्चितता बनी हुई है। कृपया करके हमारी समस्याओं का समाधान करें। तो ये मुश्किलें हैं दोस्तों भारतीय छात्रों के सामने ईरान में। ऐसे में क्या करना चाहिए, एक भारतीय होने के नाते सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा आप लोग। लेकिन सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो इस बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। अगली खबर बता दें, कनाडाई पीएम कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडा का सख्त कदम, तहव्वुर राणा की नागरिकता हुई रद्द करने की तैयारी। जी हां, भारत दौरे से पहले कनाडा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मूल के कारोबारी तहव्वुर राणा की कनाडाई नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राणा पर 2008 के मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। ये कार्रवाई ऐसे समय हो रही है जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा प्रस्तावित है। राणा 64 वर्ष का है और 1997 में कनाडा गया था। उसने 2001 में कनाडाई नागरिकता
सफलता हासिल की थी। वो 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी माना जाता है। अप्रैल 2025 में उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। नई दिल्ली पहुंचते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब कनाडा के आव्रजन विभाग ने साफ कर दिया है कि राणा की नागरिकता आतंकवाद के आरोप में नहीं बल्कि गलत जानकारी देने के आधार पर रद्द की जा रही है। विभाग के मुताबिक राणा ने अपने आवेदन में झूठ बोला था। उसने दावा किया था कि वो 4 साल तक ओटावा और टोरंटो में रहा और सिर्फ 6 दिन देश से बाहर गया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की जांच में सामने आया कि राणा उस अवधि में ज्यादातर समय शिकागो में था। वहां उसके कई कारोबार और संपत्तियां थी। जांच एजेंसियां ने इसे गंभीर और जानबूझकर किया गया धोखा बताया। विभाग ने कहा कि इस गलत जानकारी के कारण उसे नागरिकता मिल गई जबकि वो पात्र भी नहीं था। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में बहुत बड़ा उलटफेर। शेख हसीना को मौत की सजा दिलाने वाले कट्टर जमाती प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम को नई सरकार ने निकाला। मोहम्मद यूनुस का था ये सबसे खास, बता दें। बांग्लादेश की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तारिक रहमान की नई सरकार ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी के चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम को उनके पद से हटा दिया है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब देश में सत्ता परिवर्तन के बाद पुराने फैसलों और नियुक्तियों की समीक्षा तेज हो गई है। ताजुल इस्लाम वही प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे चर्चित मामले में सरकार की ओर से पैरवी की थी और अदालत से सख्त सजा की मांग की थी। राजनीतिक हलकों में ताजुल इस्लाम लंबे समय से विवादों में रहे। विपक्षी दलों का आरोप था कि उनकी नियुक्ति और फैसले पूरे तरीके से राजनीतिक प्रभाव में लिए गए। उन्हें जमात से विचारधारा के स्तर पर करीबी माना जाता था, जिस वजह से उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे। जी हां, नई सरकार के सूत्रों का यह भी कहना है कि न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए यह कदम जरूरी माना गया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ताजुल इस्लाम को पूर्व अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भरोसेमंद माना जाता था। यूनुस के कार्यकाल के दौरान ही उनकी भूमिका सबसे ज्यादा मजबूत हुई थी। सत्ता बदलने के बाद से ही ये अटकलें लग रही थी कि यूनुस दौर में नियुक्त कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। जी हां, ताजुल इस्लाम की बर्खास्तगी को उसी कड़ी का पहला कदम माना जा रहा है। जी हां, वहीं दोस्तों, क्या बांग्लादेश सार्क पर पाकिस्तान की लगा है भाषा बोलने? यूनुस के प्लान पर तारिक रहमान की मंत्री भारत कर चुका खत्म। क्या है ये जानकारी, बता दें। बांग्लादेश की विदेश मामलों के राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने सार्क देशों के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद गुलाम सरवर से मुलाकात की है। इस दौरान सार्क के मुद्दों पर बातचीत की गई है। बांग्लादेश की तरफ से इस मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया है कि सार्क की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के पक्के समर्थन और दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और खुशहाली के साझा विजन को पाने के लिए सदस्य देशों के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की गई है। इस दौरान बांग्लादेशी मंत्री ने कहा कि साउथ एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सबसे पहले बांग्लादेश ने 1980 के दशक की शुरुआत में स्वर्गीय राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने लोगों की भलाई को बढ़ावा देने, जीवन के स्तर को बेहतर बनाने और संयुक्त आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए रखा था। उन्होंने कहा कि दिसंबर 1985 में सार्क के फाउंडर मेंबर्स में से एक और पहले समिट का होस्ट होने के नाते बांग्लादेश बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक डायनामिक्स के बीच सार्क की महत्ता बनाए रखने में सदस्य देशों के कीमती योगदान को मानता है। दोस्तों, उधर बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ने दी 26/11 जैसे हमले की धमकी। सैफुल्लाह कसूरी ने खाई अल्लाह की कसम। दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी के एक नए वीडियो से पता चलता है कि वो समुद्र के रास्ते भारत पर बड़ा ही आतंकी हमला कराने की योजना बना रहा है। सैफुल्लाह कसूरी उन लोगों में शामिल है जिन्हें पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। वो कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी है। उसने 2008 के मुंबई हमले की याद दिलाते हुए एक चेतावनी दी है जिसमें उसने कहा है कि समुद्री रास्ते से भारत में फिर से 26/11 जैसा हमला किया जाएगा। उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि 2026 में समुद्री रास्ते से होगा। वीडियो में कसूरी दावा करता है कि पाकिस्तान ने 2025 में हवा में दबदबा बनाया था और 2026 में समुद्र में भी दबदबा बनाएगा। ये बड़ी धमकी दी है दोस्तों इस आतंकी ने। वही अंतिम खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद से 2 ISI जासूस पकड़े जाने पर भड़क गई बीजेपी। गंभीर सुरक्षा चूक के बावजूद बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है टीएमसी। दोस्तों, बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से 2 युवकों को पाकिस्तान के लिए कथित रूप से जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले पर बीजेपी ने ममता सरकार पर तगड़ा निशाना साधा। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। जी हां, मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में गिरफ्तार किए गए ISI से जुड़े गुर्गों पर आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को OTP भेजने का आरोप है और ये नेटवर्क कई वर्षों
से सक्रिय था। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए भंडारी ने कहा कि इतनी गंभीर सुरक्षा चूक के बावजूद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने बॉर्डर पर बीएसएफ के बुनियादी ढांचे के लिए भूमि आवंटन को बार बार रोक रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। मुर्शिदाबाद से दोनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। उनके पास से कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक आरोपी जुहाब शेख जो मुर्शिदाबाद का निवासी है, उसको कुछ दिन पहले निगरानी के दौरान संदिग्ध गतिविधियां सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में जांचकर्ताओं को उसके सामने में मौजूद कथित हैंडलर से संबंधों के संकेत मिले। अब सवाल यह है कि गंभीर सुरक्षा चूक के बावजूद भी आखिर क्यों बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है टीएमसी की ममता बनर्जी। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ममता बनर्जी का यही रुख रहा, उनकी पार्टी का यही रुख रहा, तो कहीं पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के रुकने का टिकने का ठिकाना ना बन जाए। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, जहां पर भी आपका अकाउंट हो, व्हाट्सएप चाहे फेसबुक चाहे एक्स, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। लाइक कमेंट कर दिया है तो जय हिंद जय भारत।